हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए थोड़ा सा इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रांत दिए हुए हैं उस समय दिल्ली सल्तनत के प्रांत के अंतर्गत, क्षेत्र जो दिए हुए प्रांत के अंतर्गत आते थे। तो सीधा सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे और कब हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश जब अपना अंतिम अभियान 1236 में खोखरों के विरुद्ध किया था। किनके विरुद्ध किया था? खोखरों के विरुद्ध। खोखरों के विरुद्ध, ठीक, खोखरों के विरुद्ध किया था। ठीक, जब ये इस अभियान पर जा रहे थे तो रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है। किनकी? इल्तुतमिश की। तो इनके जो इक्तादार थे वो इनको वापस दिल्ली ले आते हैं। दिल्ली में ही इनकी 30 अप्रैल 1236 को, कब? 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यह बनेगा कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली ये पूछना जाता है। तो 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु कहां पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकार किसी को चुना नहीं था। तो जो दिल्ली के जो प्रमुख अमीर थे, अमीरों ने क्या किया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना शासक बना दिया। हालांकि इल्तुतमिश चाहता था कि हमारी पुत्री रजिया सुल्तान हमारे बाद दिल्ली की शासिका बने, लेकिन इक्तादारों का बोलबाला था। इक्तादारों का प्रमुख कर्तव्य ये होता था, अपने आप को ये कर्तव्य समझते थे कि इल्तुतमिश के बाद राजा बनाना, राजा उतारना। ठीक, ये कार्य कौन समझते थे? इल्तुतमिश समझते, सॉरी, अमीर दिल्ली के इक्तादार समझते थे। तो जब अचानक इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी तो दिल्ली के अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 12 मई 1236 में इनको दिल्ली का राजा बनाया। चलिए आइए देखते हैं किनको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कब इनको शासक बनाया गया? मई 1236 में दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में हम जान लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, ये सुल्तान बनने से पहले बदायूं और लाहौर की जिम्मेदारी ये संभाल चुका था। वहां पे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से ये चला चुका था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की 3 विशेषताएं थी। कौन कौन सी? पहली विशेषता उसकी सुंदर आकृति थी, दूसरी सरल स्वभाव था, तीसरा असीम उदारता थी उसके अंदर। एक राजा बनने के लिए ये विशेषताएं उसको पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि राजा बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटियां होनी चाहिए, तो उसमें वो उन सारी क्वालिटियों का क्या था? अभाव था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था ये थोड़ा सा विलास प्रेमी था। कहा जाने लगा कि शासन सत्ता की जिम्मेदारी इसकी जो माता थी शाह तुर्कान ने संभाल लिया। माता शाह तुर्कान, माता शाह तुर्कान ने, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब विलासी प्रेमी के उसमें लिप्त हो गया तो दिल्ली की शासन सत्ता इसकी माता शाह तुर्कान ने चलाना शुरू किया। इसकी जो माता थी शाह तुर्कान, ये एक विलक्षणकारी महिला थी। ये हमेशा ये सोचती थी कि अगर हमारे खिलाफ अगर कोई विद्रोह ना करे, उसके लिए इसने
जो राजकोष था, राजकोष से इसने विद्वानों, शेख, फकीरों, इन सभी को बहुत सारा धन खुले दिल से लुटाया था, ताकि इसके खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके। ये इतनी विलक्षणकारी महिला थी शाह तुर्कान कि इल्तुतमिश का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। इसने कुतुबुद्दीन को अंधा करवा करके बाद में उसकी हत्या करवा दी। इन सारी हरकतों को देखते हुए दिल्ली के अमीरों ने, ठीक, इक्तादारों ने ये प्रण लिया कि अगर दिल्ली की शासन सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में रही तो दिल्ली का पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? धीरे धीरे जो इसके इक्तादार थे, अवध, लाहौर, भटिंडा, यहां सकल के इक्तेदारों ने धीरे धीरे अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब ये बात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पता चलती है कि हर जगह के इक्तादार जो थे धीरे धीरे विद्रोह कर रहे हैं, तो इसने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अपना सैन्य सेना लेकर के कोहराम की तरफ निकला। कोहराम की तरफ बढ़ा, ठीक, सैन्य दल लेकर के। तभी इसके जो प्रधानमंत्री थे, किसके, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी, क्या नाम था, प्रधानमंत्री ठीक, इसके प्रधानमंत्री का क्या नाम था, निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी उस समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह के प्रधानमंत्री थे। ये भाग करके जो विद्रोही लोग थे, इनके जो दुश्मन थे शासक के, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के, उनसे जाकर के ये मिल गया। जब ये उनसे जाकर के मिल गया तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह मजबूर होकर के दिल्ली की तरफ वापस आने लगा। लेकिन इसी समय इस अराजकता का लाभ उठा करके रजिया सुल्तान क्या हुई कि शुक्रवार के दिन शाम के नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने उपस्थित हुई और शाह तुर्कान के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ इसने जनता के सामने अपील किया कि अगर हम शासक बनते हैं, हम शासका बनते हैं, तो दिल्ली में हम शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। लेकिन इसी समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो वापस दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह और इसकी माता को बंदी बना लेते हैं। बाद में 19 नवंबर, कब, बाद में 19 नवंबर 1236 को, 19 नवंबर 1236 को रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी गई। ठीक है। इल्तुतमिश और बलबन के बीच का जो इतिहास है वो इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारी और चालीसा दल के सरदारों के बीच के उथल पुथल का इतिहास माना जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए इसे छोड़ना उचित नहीं है।
ठीक है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अयोग्य उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा हम करते चलते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या 19 नवंबर 1236 को कर दिया गया। अब इसके बाद दिल्ली की जनता ने किसको अपना शासक नियुक्त किया, शासका नियुक्त किया? रजिया सुल्तान को। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि रजिया सुल्तान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम प्रकाश रजिया सुल्तान के बारे में डालते हैं। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक है? रजिया सुल्तान। रजिया, ठीक, क्या नाम उनका? रजिया। चलिए इनका शासनकाल कब से कब तक था, इसके बारे में हम बात करेंगे। 1236 से लेकर के 1236 से लेकर के 40 तक रजिया सुल्तान ने शासन सत्ता दिलने की संभाला था। इनके थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए आइए, रजिया सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 1205 में हुआ था। ठीक, बात करते हैं कहां पे हुआ था, स्थान कौन सा है, तो हम स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान कहां पे हुआ था? बदायूं में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इल्तुतमिश को बदायूं का इक्तादार बनाया गया था। उसी समय रजिया का जन्म बदायूं में हुआ था। कहां पे हुआ था? बदायूं। बदायूं में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम तो सभी को पता है, लेकिन नोट कर लीजिए, कभी कभी दिमाग में नहीं चढ़ता है। तो पिता का नाम क्या था? पिता, क्या नाम था पिता का नाम? इल्तुतमिश। पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश। और माता का नाम क्या था? ठीक, रजिया सुल्तान की माता का नाम था तुर्कमान खातून। क्या नाम था? तुर्कमान खातून। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि सर इनके माता का नाम तो किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो सिविल में नहीं पूछा जाता, वो कभी कभी सीधा सीधा ग्रुप डी एसएससी में पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान की माता का क्या नाम था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो रजिया सुल्तान की माता का नाम तुर्कमान खातून था। ठीक, रजिया का पूरा नाम क्या था, पूछा तो नहीं गया है, हालांकि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रजिया का पूरा नाम क्या था? रजिया का पूरा नाम, ठीक, तो रजिया का जो पूरा नाम था वो, ठीक है, देखिए, जलालात उद दीन रजिया था। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? रजिया। ठीक, इसी समय हम इनकी उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, रजिया सुल्तान की उपाधि कौन सी थी? ठीक, उपाधि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रजिया सुल्तान की उपाधि जो थी उमदत उल निस्वा। क्या नाम था? उमदत उल निस्वा। ठीक, उमदत उल निस्वा क्या नाम था? रजिया सुल्तान की उपाधि थी। ठीक, चलिए आइए अब थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक बार की बात है कि जब इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर गया था, तो दिल्ली का प्रभारी जो है वो रजिया को नियुक्ति करके गया था, क्योंकि उसकी बेटी थी।
वापस आने के बाद अपनी बेटी की योग्यता को देख करके इल्तुतमिश ने अपने बेटों की अपेक्षा अपनी बेटी पर भरोसा किया और रजिया को अपने बाद दिल्ली की शासन सत्ता संभालने की जिम्मेदारी दी। ठीक है, चलिए अब हम फिर से कहानी को मोड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां से रजिया सुल्तान का कार्यकाल शुरू होता है। रजिया को दिल्ली की जनता ने शासिका बनाया था। किसने बनाया था? दिल्ली की जनता ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला थी जिन्होंने शासन किया था, जिनका नाम क्या था? रजिया था। अपने कहे हुए वादे को निभाते हुए रजिया सुल्तान ने दिल्ली में शांति व्यवस्था को स्थापित किया और अपना सीधा संबंध जो है प्रशासन से रखा। रजिया ने अपने दरबारियों और अपने बीच का जो संबंध बनाने के लिए इन्होंने स्त्री वस्त्र को त्याग दिया और इन्होंने कबा, कुर्ता बोलते हैं, कुलाह और पगड़ी बोलते हैं, क्या रजिया ने धारण किया। रजिया ने धारण किया, ठीक क्या, कबा, इसको कुर्ता बोलते हैं, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुर्ता बोलते हैं। और कुलाह, इसको क्या बोलते हैं? इसको पगड़ी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पगड़ी बोलते हैं। ठीक, इसने इसलिए इसको धारण किया ताकि इसके दरबारियों और इसके बीच में सीधा प्रशासन सीधा इनका संबंध इनके जनता दरबारी और इनके बीच में स्थापित करने के लिए। रजिया सुल्तान की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रमुख समस्या। चलिए, प्रमुख समस्या किसकी? रजिया सुल्तान की। अब सुनिए, ठीक, प्रांतीय इक्तादार जो थे वो राजा को गद्दी पर बैठाना और उतारना अपना ये अधिकार समझते थे, लेकिन रजिया को तो गद्दी पर दिल्ली की जनता ने बैठाया था। इसीलिए जो वजीर थे, वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, इन्होंने रजिया को शासक शासिका मानने से इनकार कर दिया और ये जाकर के रजिया के विरोधी इक्तादारों से मिल गए। ठीक है, और दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू किए। कौन? वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया ने उस समय शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपने शासन प्रशासन को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ अपने प्रमुख इक्तादार नियुक्त किए। जैसे अवध में, ठीक, ये अवध है, अवध में इन्होंने अपना इक्तादार नियुक्त किया जिनका नाम था नुसरतुद्दीन तायसी। इक्तादार दिन तायसी। ठीक, इनको क्या बनाया गया? इनको रजिया सुल्तान ने अवध का इक्तादार बनाया था। ठीक, किसको? नुसरतुद्दीन
तायसी को। रजिया ने अवध के इक्तादार नुसरतुद्दीन तायसी को ये आदेश दिया कि आप जाइए, जो विद्रोही इक्तादार हैं उनका दमन करिए। जब नुसरुद्दीन तायसी जब दमन करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, इसी समय इनको सैफुद्दीन कूची, ये भी एक इक्तादार थे, इन पर आक्रमण करके इनको बंदी बना लेते हैं। अब रजिया अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए खुद ही दिल्ली से बाहर निकली। जब रजिया को ऐसा लगने लगा कि अगर हमें दिल्ली प्रशासन सत्ता चलाना है तो हमें कुछ इक्तादारों को अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा। इसी समय बदायूं के इक्तादार जो थे, ठीक, बदायूं के इक्तादार, ठीक, इसी समय जो बदायूं के इक्तादार थे जिनका नाम था, क्या नाम था, मलिक, ठीक, इनका जो नाम था मलिक इजाजुद्दीन मोहम्मद सलारी। मोहम्मद सलारी, ठीक, इजाजुद्दीन मोहम्मद सलारी, ठीक। और उस समय जो मुल्तान के इक्तादार थे कबीर खान, क्या नाम था, मुल्तान के इक्तादार कबीर खान थे। मुल्तान के इक्तादार कबीर खान, कबीर खान। रजिया ने क्या किया कि अपनी चालाकी से इन दोनों प्रमुख इक्तादारों को अपनी तरफ मिला लिया, और अपनी तरफ मिलाने के बाद तब रजिया ने इनकी सेना प्लस शाही सेना को लेकर के अपने वजीर जुनैदी की तरफ कूच किया। लेकिन इसी समय जुनैदी को कैद करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन जुनैदी जो है सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। कहा जाता है कि उसके बाद से इसका कोई अता पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं? ये तो थी रजिया के समय की प्रमुख समस्याएं। अब हम बात करेंगे रजिया के प्रमुख कार्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक, तीसरा स्टेप क्या है हमारा, प्रमुख कार्य। ठीक, चलिए आइए थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालते हैं। रजिया तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी, या फिर उन सभी तुर्की सरदारों को, गुलाम सरदारों को सिंहासन के अधीन लाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने कुछ विभिन्न अधिकारियों को उच्च पदों पर तैनात किया। जैसे वजीर का पद जो प्रमुख माना जाता था उस समय, तो वजीर की पद पर ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को बैठाया। क्या? वजीर के पद पर, वजीर के पद पर ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन। और उस समय एक और प्रमुख पद होता था जिसको हम लोग बोलते हैं सेना का प्रधान। क्या क्या बोलते हैं? सेना का प्रधान, ठीक है, प्रधान अध्यक्ष, सेना का प्रधान। ठीक, इस पद पर इल्तुतमिश ने, इस पद पर रजिया ने
कुतुलुक खान को बैठाया। क्या? कुतुलुक खान। ठीक, इस पद पर रजिया ने कुतुलुक खान और वजीर के पद पर इन्होंने किसको बैठाया? ठीक, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को बैठाया। रजिया ने एक नया पद बनाया था जिसका नाम था नायब ए लश्कर। इसी समय एक नया पद, क्या नाम था? नायब ए ठीक, नायब ए लश्कर का पद बनाया था। ठीक, क्यों बनाया था? क्योंकि ये पद उसने अपने पास बैठे हुए इक्तादार को और पास लाने के लिए उन्होंने ये पद बनाया था। और इस पद पर पहली बार नियुक्ति मलिक कुतुबुद्दीन हसन की गई। मलिक कुतुबुद्दीन हसन की इस पद पर पहली बार इनकी नियुक्ति की गई। ठीक, चलिए आइए अब थोड़ा सा हम और इस पे प्रकाश डालते हैं। अब रजिया जो थी वो तुर्की गुलाम सरदारों के एकाधिकार को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ठान लिया था। इसीलिए इसने एक निम्न कुल के अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत, ये किस वंश का था? ये इस मुस्लिम धर्म में सबसे निम्न कोटि का मुसलमान माना जाता था। क्या? अबिसिनियाई मलिक जमालुद्दीन याकूत। सीधा सीधा हम याकूत बोलेंगे, ठीक, समझने के लिए। बाकी जब हम नोट बनवाएंगे, आपको नोट करवाएंगे, तो उस समय हम इसको प्रमुख तरीके से पूरा नाम लिखवा देंगे। ये कौन था? ये अबिसिनियाई अबिसिनिया ये मुस्लिम था, जिसको उस समय दिल्ली के इक्तादार जो है निम्न कोटि का समझते थे। इसीलिए उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए रजिया सुल्तान ने इसे एक प्रमुख पद दिया था जिसका नाम था अमीर ए आखुर। क्या नाम था? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर। ठीक, अमीर ए आखुर का पद याकूत को दिया था, जो एक अबिसिनियाई मुस्लिम निम्न कोटि का मुस्लिम था। इसको अमीर ए आखुर का पद दिया था। इसका प्रमुख कार्य जो था, अस्तबल का अध्यक्ष बनाया गया था। ये 24 घंटा रजिया सुल्तान के साथ रहता था। कहा जाता है कि रजिया को घोड़े से उतारने और बैठाने तक का पूरा कार्य याकूत करता था। इसीलिए उस समय के कुछ इक्तादारों ने, उसके दरबारियों ने रजिया और याकूत के बीच में प्रेम प्रसंग का जाल बुना। ठीक है, और उस पर यह आरोप लगाया कि रजिया जो है याकूत से प्रेम करती है, ताकि ये आरोप इसलिए लगाए गए ताकि उसकी ख्याति को ठेस पहुंचाया जा सके। इसके कुछ और प्रमुख अमीर थे उस समय, जैसे एतगीन को रजिया सुल्तान ने अमीर हाजिब का पद दिया था। ठीक है, किसको? एतगीन को अमीर हाजिब का पद दिया गया था। ठीक है, और उस समय के जो प्रमुख सूबेदार थे जिनका नाम था अल्तुनिया। ठीक, ये भटिंडा के सूबेदार थे। क्या? अल्तुनिया।
अल्तुनिया, ये कौन थे? ये भटिंडा के सूबेदार थे, भटिंडा के सूबेदार थे। ठीक, ये भटिंडा के सूबेदार थे। एक और थे कौन? कबीर खान। इन तीनों ने मिल करके, ठीक, जिनको रजिया सुल्तान ने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और प्रमुख पदों पर नियुक्ति किया, वही लोग रजिया के प्रमुख विद्रोहियों में के रूप में सामने आए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसी स्टेप में रजिया सुल्तान के कुछ प्रमुख और कार्यों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी समय रजिया सुल्तान ने अपने दरबारियों से बिना सलाह किए इन्होंने क्या किया कि कुछ अभियान किए, जैसे रणथंभौर, ग्वालियर, ये अभियान किए, लेकिन रजिया सुल्तान को सफलता नहीं मिल पाई। कुछ समय बाद जो इसके विद्रोही थे, विद्रोहियों ने अपना विद्रोह और आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहला विद्रोह लाहौर के इक्तादार कबीर खान ने किया। ठीक, लाहौर के इक्तादार कबीर खान, ठीक, पहला विद्रोह किया। पहला विद्रोह किया किसने किया? कबीर खान, जो लाहौर के इक्तादार थे, इन्होंने अपना पहला विद्रोह किया। इन्हें हजार मर्दा कहा जाता है। क्या? किसको? कबीर खान को इनको हजार मर्दा, इनको हजार मर्दा कहा जाता है। इनको हजार मर्दा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि हजार मर्दा किस अमीर को कहा जाता था? तो कबीर खान को हजार मर्दा कहा जाता था। दूसरा विद्रोह जो भटिंडा के सूबेदार थे, जिनका नाम था अल्तुनिया। ठीक, ये भटिंडा ये पड़ता है। ठीक, यहां के सूबेदार जो थे, जिनका नाम था अल्तुनिया। यहाँ के जो सूबेदार थे अल्तुनिया, इन्होंने दूसरा विद्रोह किया और विद्रोह करने के बाद 24 घंटा रजिया सुल्तान के साथ रहने वाले याकूत को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया। तबर हिंद में लेकिन कुछ समय बाद अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और उसी समय रजिया को भी कैद कर लिया जाता है तबर हिंद में। जब यह खबर दिल्ली पहुंचती है कि रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने तबर हिंद में कैद कर लिया है, तो दिल्ली के अन्य इक्तादार अमीरों ने इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र, जिनका नाम होता है मोइजुद्दीन बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन अल्तुनिया गद्दी पर बैठाने के बाद दिल्ली में पदों का वितरण किया जाता है। अल्तुनिया जो पद चाह रहा था, वो पद अल्तुनिया को नहीं मिलता है। अल्तुनिया ने क्या किया कि रजिया को कैद से रिहा कर दिया। रजिया ने भी अल्तुनिया से शादी कर लिया। अब अल्तुनिया और रजिया दोनों ने अपनी संयुक्त सेना लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया। लेकिन दोनों की सेना, शाही सेना दिल्ली सेना से कैथल में पराजित हो जाती है। जब पराजित होने के बाद कैथल में ही अल्तुनिया और रजिया की सेना ने भी इन दोनों का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने के बाद रजिया और अल्तुनिया थक गए थे। कैथल में ही ये एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय कुछ डाकू आते हैं और 25 दिसंबर 1240 को कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर देते हैं। ठीक है, रजिया और अल्तुनिया की हत्या
ठीक, रजिया और अल्तुनिया की हत्या कैथल में ठीक, कैथल में कब किया गया था? 25 दिसंबर 1240 को। 25 दिसंबर 1240 को। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे मोइजुद्दीन बहराम शाह के बारे में। कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, इसको हम कल लिखा देंगे, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।